नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। अभिव्यक्ति के खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़े होंगे मठ और गढ़ सब। जी हां, जी मीडिया पर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ बेबाक मीडिया की मुहिम लगातार जारी है और जिस तरह से देश भर के लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मुहिम के साथ जुड़ रही हैं, उससे यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अब इस मुहिम का अंजाम तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। और इसकी वजह भी है, सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों को पिछले 10 सालों के दौर ने इस बात का एहसास करा दिया कि उनकी आवाज को, उनके जज्बात को सत्ता के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अब हर कीमत पर रोकना होगा। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास का सिखाया यह सबक वक्त के साथ बदल चुका है। अब निंदक को नेरे यानी अपने पास तो छोड़िए, उसे दूर भी चैन से कोई रहने देने वाला तैयार नहीं है। आलोचना अब इस कदर बेचैन करने लगी है कि जो समर्थ है वो आलोचक को कुचलने तक से परहेज नहीं करना चाहता। यह एक ऐसा सवाल है जो वक्त के साथ बड़ा होता जा रहा है और इसका शिकार बन रहा है मीडिया। और मीडिया जैसे वो तमाम प्लेटफॉर्म जिनके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी का सुकून महसूस करने की कोशिश होती है, लेकिन बीते कुछ सालों में अभिव्यक्ति की आजादी को अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हैरानी की बात यह है कि इसमें कोई पीछे नहीं है। दिन 5 अप्रैल 2011, जगह दिल्ली का जंतर मंतर। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए एक समाजसेवी का निर्दल छोड़ देना सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को इस कदर विचलित कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, खुद सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों ने भी। लेकिन जब इस दुबली पतली काया के आंदोलन के साथ पूरा देश खड़ा होने लगा, तब जाकर सरकार की नींद टूटी और सरकार के कर्ता धर्ता वजह तलाशने में जुट गए। इस तलाश का नतीजा निकला सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म। सरकार आनन फानन में हरकत में आई, इसलिए नहीं कि भ्रष्टाचार से तंग आवाम का गुस्सा सड़कों पर क्यों फूटा उसकी पड़ताल की जाए, बल्कि इसलिए कि इस गुस्से के एकजुट बनाने के प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसा जाए। याद करिए कपिल सिब्बल का वो बयान जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया की निगरानी की जरूरत बताई थी और इसके लिए आईटी एक्ट में संशोधन की सलाह भी दी थी। अब सवाल ये कि आखिर सरकार को सोशल मीडिया पर निगरानी का ख्याल तभी क्यों आया जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़े कानून की मांग ने जोर पकड़ा। अतीत में ऐसी कितनी ही घटनाएं गिनाई जा सकती हैं जिसमें सत्ता पक्ष ने मीडिया पर तभी आंखें तरेरी जब मीडिया ने सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों और उनसे जुड़े किसी मामले को देश के सामने रखा है। फिर चाहे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का जिक्र रहा हो, सेना के साजो सामान की खरीद में कमीशन से जुड़ी खबरें रही हों, 2G मामले और कोयला मामले में कैग की रिपोर्ट का जिक्र रहा हो, हर बार सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से नसीहतें, हिदायतें और कभी कभार धमकियां तक मिली हैं। रही बात सोशल मीडिया की, तो यहां सरकार के पास आईटी एक्ट का हथियार पहले से मौजूद है, जिस पर सरकारी तंत्र की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई तो एक के बाद एक ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई जिसमें ऐसे ऐसे मामले सामने आए जिसने सवाल खड़े कर दिए कि सरकार के हाथ आवाज को दबाने की थोड़ी ताकत भी आ जाए तो नतीजा क्या होगा। जरा सिलसिलेवार तरीके से इस फेहरिस्त पर नजर डालिए। साल 2012 में बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई की पालघर पुलिस ने 2 छात्राओं को गिरफ्तार किया। छात्राओं का गुनाह बस इतना था कि बाल ठाकरे के निधन पर मुंबई बंद को लेकर एक ने कमेंट किया और दूसरे ने लाइक कर लिया। अक्टूबर 2012 में पुडुचेरी के एक छोटे से व्यापारी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी कर दी थी। सितंबर 2012 में मुंबई पुलिस ने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर कुछ कार्टून बनाकर प्रकाशित कर दिए। मुंबई पुलिस को असीम की हरकत इतनी नागवार गुजरी कि उसने असीम पर देशद्रोह तक का मुकदमा ठोक दिया था। सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियों के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता शीबा असलम फाहमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अगस्त 2013 में दलित चिंतक और लेखक कमल भारती को यूपी पुलिस ने
यूपी सरकार और दुर्गा नागपाल मामले में टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2012 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्टून सोशल मीडिया पर डालने वाले जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था। मई 2012 में एयर इंडिया के तमिलनाडु के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने फेसबुक और ऑर्कुट पर ट्रेड यूनियन के नेता के खिलाफ पोस्ट डाली थी। फेहरिस्त काफी लंबी है और यहां इसे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनमें से अधिकांश मामलों में पुलिस से चूक हुई और बाद में कोर्ट ने भी इसे लेकर पुलिस को फटकार लगाई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, बल्कि सवाल ये कि आखिर पुलिस की कार्यशैली से संदेश क्या गया। जिस आईटी एक्ट के तहत तमाम मामले सामने आए, उस कानून में धारा 66 के तहत झूठे और आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे संदेश जिनसे परेशानी, असुविधा, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, आपराधिक उकसावा, शत्रुता या दुर्भावना प्रदर्शित होती है। लेकिन सवाल ये कि क्या जिन मामलों में इसका इस्तेमाल सामने आया वो सही था, और क्या इन कार्रवाइयों के जरिए संदेश देने की कोशिश नहीं हुई कि आलोचना अब बर्दाश्त नहीं होगी। आखिर क्यों ताकतवर की आलोचना गुनाह बन जाती है? आखिर क्यों सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों पर सवाल उठाना भारी पड़ने लगा है? आखिर क्यों आलोचना से सीखने की बजाय आलोचक को कुचलने की कोशिश होती है? क्योंकि बहाना सोशल मीडिया भले है, लेकिन निशाना मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। हम मुजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से साइबर एक्सपर्ट संदीप सक्सेना जी हैं और भोपाल से सोशल मीडिया एक्सपर्ट विकास ब्रौंदरिया जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि जिस तरीके से अभी हाल के हमने कुछ मामले दिखाए जिसमें सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर खासतौर से लगाम लगाने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि कुछ कदम आगे भी बढ़ाए, बाद में उसे अपने कदम वापस लेने पड़े, यह अलग बात है। क्यों आखिर ऐसा हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये कोई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है कि अगर इसमें साथ निगेटिव चीजें हैं तो हम उसी चीज को बंद कर दें। अब इसका तो मतलब ये, चूंकि बैंक से पैसे लोगों के निकल जाते हैं तो हम बैंक अकाउंट बंद कर दें, ऑनलाइन बैंक के ट्रांजैक्शंस बंद कर दें, लोग क्राइम करते हैं तो हम पूरा शहर खाली करा दें। इसका कोई मतलब, इस चीज का कोई मतलब नहीं होता है। मेन चीज ये है कि आप उस पर लगाम लगाइए। आप जो लोग निगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो लोग गंदी टिप्पणी कर रहे हैं या जो लोग आपत्तिजनक चीजें पोस्ट कर रहे हैं, उसको ट्रेस करना कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत आसान काम है। अगर हम प्रॉपर उसके ऊपर विजिलेंट रखें, अपना प्रॉपर साइबर सेल बना करके काम कर रही है अगर पुलिस, तो ये बहुत आसान है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि उसको आप बैन ही कर दें। ये तो एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति प्रकट करने का माध्यम है आज की तारीख में सोशल मीडिया। आप फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर, बड़े बड़े नेता सारे ट्विटर यूज करते हैं। जितनी जनता है जो अपने विचार प्रकट करना चाहती है, वो तो सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया का। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से ये सोशल मीडिया ऊपर आया, क्या वजह रही होगी कि चाहे वो राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, उसने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की? क्या वो अपनी बुराई सुनना नहीं चाहती थी या फिर उसे किसी तरह का डर लगा होगा? देखिए, अभी तक किसी भी कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था जनता के पास में। खासतौर से मैं यहाँ पे जनता को 2 भाग में अगर बांटूं, एक तो रूरल एरिया की जनता, दूसरी अर्बन एरिया की जनता। तो रूरल एरिया की जनता से तो खैर पहले भी उन लोगों को सिर्फ रैली के तरीके से यूज किया जाता रहा है अब तक नेताओं द्वारा। लेकिन जो शहरी जनता है, जो जिसके मन में विचार तो बहुत हैं, अच्छे और बुरे, कुछ लोगों का आक्रोश भी होता है, कुछ लोगों का उसको प्रकट करने का तरीका अलग होता है। लेकिन एक ये जो फेसबुक या फिर एक जो ये सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है, सिर्फ इसका सबसे बड़ा कारण यह कि हर आदमी अब जागा है। हर आदमी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ जिम्मेदारी महसूस करके उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहता है कि साहब ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये तो हर आदमियों का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है और ये अवेयरनेस बढ़ी है। आप सबसे ताजा उदाहरण जो अन्ना साहब का आंदोलन हुआ था कुछ समय पहले, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि उसमें कितना अच्छा इस्तेमाल करके, या हम चाइना की क्रांति की बात करते हैं, उसमें सोशल मीडिया का कितना अच्छा इस्तेमाल रहा। तो हम चीजों को पॉजिटिव अगर तरीके से लेते हैं तो डेफिनेटली हर चीज बहुत यूजफुल रहती है।
अगर हम लोग चीजों को निगेटिव उसमें जाना चाहेंगे तो उसके लिए फिर निगेटिविटी लोगों को ज्यादा दिखेगी। जैसे हमारे कपिल सिब्बल साहब को इसमें सबसे ज्यादा खराब लगता है कि लोग टिप्पणी क्यों करते हैं। लोग उनके हिसाब से तो विचारों को अभिव्यक्ति पे लगाम लगा देनी चाहिए। ठीक है, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं विकास जी के पास भोपाल। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में वक्त वक्त पर सोशल मीडिया पर लगाम कस दी जाती है। कभी वहां ट्विटर बैन कर दिया जाता है, कभी फेसबुक बैन कर दी जाती है। इस तरीके के तमाम मामले सामने आते रहे हैं। इसी तरीके से चाइना में भी वो तो गूगल को भी अपना प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके अलावा तमाम जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं उस पर भी उनके फिल्टर लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चाइना में तानाशाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पाकिस्तान में सरकार नाम की जो चिड़िया बैठी हुई है वो किस तरीके की है वो हम सब जानते हैं। तो हिंदुस्तान की सरकारों ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या वो पाकिस्तान या चाइना से प्रेरित होंगे? मेरे को जो लगता है, हिंदुस्तान में आमतौर पे तो पूरी स्वतंत्रता है। देखिए, कम्युनिकेशन का माध्यम कोई सोशल मीडिया केवल हो ऐसा तो है नहीं है। हम चौक चौराहों पे चर्चा करते हैं, लोग आपस में गपशप भी मारते हैं, उसमें भी चर्चा निकलती है। असल में हिंदुस्तान में सरकारों ने तब किया जब उन्हें लगा कि उन्हें खास किसी वजह से किसी समय में नुकसान हो रहा है। नहीं तो अन्यथा उन सरकारों के प्रतिनिधि भी सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं, और इतना इस्तेमाल किया कि एक दो मिनिस्टर तो एक दो बार खुद ही निपट गए। तो जब व्यक्तिगत रूप से उन्हें हानि लगी अपनी, तब उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया। अन्यथा मैं समझता हूं हिंदुस्तान में अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ जो स्वच्छंदता है और जो हम चाहते हैं वो है भी और होनी भी चाहिए। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ हमने वाकये भी दिखाए, जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में कुछ लोगों को पकड़ा गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जिस तरीके से आम आदमी टिप्पणी करता है, ये ठीक बात है कि कुछ मंत्रियों को अपनी ही टिप्पणियों से खामियाजा भुगतना पड़ा, वो निपट गए, लेकिन ये कैसे तय होगा कि कोई किसी सोशल मीडिया की साइट पर अपने विचार किस तरह से व्यक्त करे? इसमें भी हम क्या सरकार को दोष दे सकते हैं? क्योंकि समाज में अगर कुछ लोगों की भड़ास इस तरीके की आ रही है कि वो सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे शब्दों का या इतना ज्यादा मारक बात बोल रहे हैं कि वो सरकार को जाकर के सीधे चुभ रही है, तो कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा होगा जो ये ऐसी टिप्पणी कर रहा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे यहां फिर भी जो व्यवस्था है उसके तहत हम कोई असंसदीय तरह की बात सार्वजनिक मंच पे हो ऐसा तो अनुमति नहीं दे सकते ना। हमेशा अगर किसी ने कोई ऐसी बात की है जिससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है तो जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सचेत रहना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब सरकार के कुछ कारिंदों पे ये नुकसान पहुंच रहा हो, उनके गलत कामों को उजागर किए जाने के कारण, तब ऐसी कोई कार्रवाई हो तो समाज इस बात को समझता है और समझेगा भी। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कई बार लगाम लगाने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार को एक कदम आगे आकर के 2 कदम पीछे लेने पड़े, यह अपनी तरह का यहां पे मुहावरा पलटा हुआ है। पहले 2 कदम आगे लेकर के 1 कदम पीछे होता था तो फायदा होता था, यहां 1 कदम बढ़ाया तो पता चला कि 2 कदम वापस लेने पड़े। इस तरीके का जब सामाजिक दबाव बनता है तो क्या होता है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की पहचान किसी से छिपी नहीं है। जब सरोकार से सरकार दूर हो या फिर मुद्दों में भटकाव, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को समझकर सही सटीक खबरें दर्शकों तक पेश की हैं। 24/7 के कल्चर में बेबाकी से तह तक जाने की प्रतिबद्धता हमने ही दिखाई है, लेकिन लंबे समय से मीडिया को बांधने की या फिर यूं कहें कि उसके पर कतरने की कोशिश हो रही है। मीडिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को मजबूत करने का एक सार्थक प्रयास है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पैसा मिला है कि नहीं? आने वाले 5 साल में कैसा विदिशा देंगे? इमरजेंसी के दौर से लेकर सरकार की नीतियों के विरोध में उठी आंदोलन की आवाज तक मीडिया अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी निभाता आया है। लेकिन बीते लंबे समय से आवाज उतनी मजबूत, बोल उतने बेबाक नहीं हो पा रहे। एक लंबे समय से विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाने वाले मीडिया का जब
आज के भ्रष्ट तंत्र से महामुकाबला हो रहा है तो आवाज उतनी मुखर नहीं है। कारण राजनेताओं में सहनशीलता की कमी। भ्रष्ट तंत्र का वो चेहरा आंखें दिखा रहा है जिसमें पारदर्शिता के लिए पर्याप्त जगह नहीं रह गई। पिछले कुछ सालों में ये बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आई है कि अब धीरे धीरे आलोचना लोगों को, खास तौर से जो सत्तारूढ़ लोग हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब उनके अंदर सहनशीलता पूरी तरह से गायब हो गई है। इसीलिए वो पट से मीडिया को जवाब देने, मीडिया पर दोषारोपण करने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात और भी है जो गौर से सोची समझी जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार की अब तुलनात्मक दृष्टि से उसका आकलन होने लगा है, चाहे वो सत्ता के गलियारे हो, चाहे और कोई संसदीय फोरम हो। अब तो टेलीविजन, अखबार, इंटरनेट, कई तरह से खबर जाती है, पर हर जो क्षेत्र है उसमें खबर का चेकिंग या क्रॉस चेकिंग की जो विधा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। बल्कि आज के जमाने में कहीं और मुश्किल हो गया क्योंकि क्षेत्र काफी बढ़ गए हैं। सामान्य रूप से जो है, जब तक कि पत्रकार और सिर्फ पत्रकार नहीं, उसका संगठन पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए कि जो खबर दी गई है फैक्चुअली करेक्ट है, तब तक वो खबर न तो टेलीविजन पे दिखाई जाती है, न खबर अखबारों में छपती है। पारदर्शिता का दावा करने वाले सियासतदान खुद की कमजोरी को ढकने के लिए अक्सर मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ये सच है कि आजादी के पहले और बाद में पत्रकारिता के मिशन में बड़ा बदलाव आया, लेकिन जन सरोकारों का मुद्दा उसके लिए हमेशा अहम रहा है और अब कई माध्यम से मीडिया इसे और मजबूती से उठा रहा है। देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में निष्पक्ष सटीक खबरों की तह तक जाने का जज्बा कायम रहे, कुछ अलग करने के जोश में कमी न आने पाए, जी मीडिया भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ इस मुहिम को जारी रखता है। निहारिका महेश्वरी, जी मीडिया। और सोशल मीडिया किस तरह से इस पूरी मुहिम में अपना रोल निभाता है, देश में संचार का एक नया माध्यम किस तरीके से देश को आगे ले जाता है और किस तरह से उसके पर कतरने की कोशिश होती है, हम कर रहे हैं खास चर्चा। लखनऊ से मेरे साथ संदीप जी हैं और भोपाल से विकास जी हैं। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बुराई किसी को भी पसंद नहीं आती है, वो लोग शायद दूसरे होंगे जो अपने करीब अपनी आलोचना करने वालों को रखते थे, या आज के दौर में एक हद तक की सच्चाई मानी जा सकती है, सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, या जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, चूंकि वो सीधे सरकार से जुड़े होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकारों की सहनशीलता कम हुई है और शायद वो अपनी लाचारी को इस तरह से आम जनता की टिप्पणियों में पसंद नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि सोशल मीडिया का फायदा क्या है। फायदा सबसे बड़ा इसमें यह है कि अगर हमारे आसपास कोई भी चीज, कोई भी घटना होती है, तो वो लखनऊ की घटना और हजरतगंज की घटना पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए किसी भी कोने में आदमी अगर फेसबुक से जुड़ा है या सोशल मीडिया से जुड़ा है, विद इन सेकेंड्स वो जान सकता है उसको। सरकार को देखिए, मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव चीजें बताती है या निगेटिव चीजें, ये तो एक अभिव्यक्ति होती है हर आदमी की। जो आदमी कुछ चीजें, किसी चीज को सरकार की किसी, अगर हम बात करते हैं तो कोई चीज किसी को अच्छी लगती है, कोई चीज किसी को बुरी लगती है, तो उसमें उसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि साहब इसमें तो मेरी बुराइयां हो रही हैं ज्यादा, चलो इसको बैन कर देते हैं, इसमें तो मेरी अच्छाइयां हो रही, चलो इसको प्रमोट करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कभी मीडिया पे किसी तरीके का कंट्रोल करने का किसी भी सरकार ने सोचा, तो समझ लीजिए उस दिन से हिंदुस्तान का पतन शुरू हो जाएगा। मीडिया को अगर हमने, मैं यही जानना चाह रहा हूं संदीप जी आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो सरकारें रही हैं बीते दौर में, जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें की हैं, आपको लगता है कि सरकारों की सहनशीलता उस जगह पर कम हुई है, उनके काले कारनामों पर जब जब टिप्पणियां आई हैं? बहुत कम हुई, बहुत कम हुई है। और सरकार का, खासतौर से मैं पिछले 10 साल की सरकार की अगर बात करता हूं, तो इसको तो वो सारी चीजें खराब लगती हैं जो इसके खिलाफ जाती हैं।
और पिछले 10 साल ये इनकी बदकिस्मती रही है पिछले 10 सालों में जिनकी सरकार रही उनके लिए कि साहब फेसबुक और ट्विटर और ये सारी चीजें बहुत प्रमोट हुई, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई लोगों में, इसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू किया। भाई मीडिया, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अगर बात करते हैं तो इसमें एक पत्रकार होते हैं जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट दिखाई जाती है, वो छपती है, एक ग्रुप होता है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया, इससे तो हर आदमी जुड़ा हुआ है। अगर आप इसका हम चलते हैं विकास जी के पास, बिल्कुल हम इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। विकास जी, जिस बात को संदीप जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है जी आम आदमी पत्रकार नहीं है लेकिन उसके भीतर भावनाएं हैं, वो सिर्फ एक बार ईवीएम पर बटन दबा करके अपनी भावना का इजहार करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो काले कारनामे हैं, जो उसकी दुख तकलीफ है और उस पर वो लिखे, उस पर वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करे। हो सकता है कि कई बार शब्द ऐसे वो इस्तेमाल कर जाए जिससे सरकार को चुभन ज्यादा हो, असंसदीय ना हो, इस बात का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकारों की लाचारी ही वो वजह है जिसकी वजह से आम आदमी का गुस्सा फूटा है इस मीडिया पर और उसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की है सरकारों ने? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जो वो भोग रहा होता है, जिस माहौल में रहता है, उसी हिसाब से वो अभिव्यक्ति कर देता है। तो यकीनन जहां पे व्यक्ति की पीड़ा निकल के आ रही है, वो एक स्वतंत्र मंच उसे मिल रहा है। पहले क्या होता था, अखबारों में लेटर टू एडिटर भेजा करता था, कभी छपता था, कभी नहीं छपता था। बहुत सारे लोग आर्टिकल भेजते थे, छपते थे, नहीं छपते थे। लेकिन यहां तो हर एक को तय है कि मेरी बात कम से कम लाख लोगों में नहीं तो मेरी मित्र मंडली में तो पहुंचेगी, उसके बाहर तो कुछ कुछ पहुंचेगी। इसलिए व्यक्ति अपनी बेबाक बात कह रहा है। लेकिन मेरा एक मानना है कि ओवरऑल देखें हम सिस्टम को हिंदुस्तान में, तो अभी भी काफी स्वतंत्रता है और कोई सरकार इस स्वतंत्रता को बाधित कर दे, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की जनता ऐसी सरकार को बर्दाश्त करती है। मतलब सरकारों में हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में कि जनता की आवाज को रोक पाएगी। नहीं, लेकिन कोशिश तो हुई है ना विकास जी, हो सकते हैं। देखिए कोशिश तो, देखिए कहीं ख्याल होगा, तभी कपिल सिब्बल का वो बयान भी सामने आया, कभी कहीं कोई पीड़ा होगी तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि क्या हो रहा है कि सरकारों में जब व्यक्तिगत टीस किसी को पहुंच रही है ना, तो वो ये कार्रवाई करने का प्रयास और दुस्साहस कर रहा है। लेकिन आपने कहा ना कि कदम बढ़ाया एक और पीछे खींचने पड़े दो, तो हिंदुस्तान की जनता का साहस है, उसके आगे कोई उसकी आवाज को रोक पाएगा, मैं नहीं समझता। ठीक है संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक सरकार का इकबाल होता है, इस्तेकबाल होता है। विकीलीक्स आया, उसके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो जब नेटवर्क पर आई तो उससे कई देशों से अमेरिका के संबंध खराब हो सकते थे। अमेरिका की सरकार ने एक लाइन में कहा कि भाई इस तरीके की चीज है और इसको इतनी गंभीरता से न लिया जाए। अगर गंभीरता से लिया जाएगा तो वो देश खुद जाने कि उसके संबंध अमेरिका से खराब हो सकते हैं। ये अमेरिका का इकबाल था। हम और अमेरिका दोनों देश लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, तो क्या हमारी सरकार का वो इकबाल नहीं है कि अगर कोई बात उसको नागवार गुजर रही है तो फिर वो इस तरह से कह दे, या फिर काले कारनामों से सरकार इतना ज्यादा घिर चुकी है, डर चुकी है कि अब उसमें वो इकबाल ही नहीं रहा? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इस सरकार के इतने ज्यादा निगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, इतनी ज्यादा निगेटिविटी वाली ये सरकार रही है पिछले 10 साल की, और इनकी ये बदकिस्मती रही है। हम तो बल्कि ये कहेंगे कि शायद इनकी निगेटिविटी की ही वजह से सोशल मीडिया इतना प्रोग्रेस किया, इतना ज्यादा अवेयरनेस आई लोगों में कि किसी भी एंगल पे, किसी भी एक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे आप देखते हैं तो हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह दलाली, हर जगह ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो उसके काबिल नहीं है, जो उसके लायक नहीं है, उनका इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें क्या परेशान तो आम जनता होती है, परेशान एक आम आदमी होता है। अब उसको कहीं ना कहीं अपने विचार प्रकट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि साहब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और उससे जो ये सोशल मीडिया की खासतौर से हम बात करते हैं, क्योंकि एक हर आदमी को तो मौका मिलता नहीं है साहब कि वो जाकर के अखबारों में अपना स्टेटमेंट दे दे या टीवी पे आकर के बताए कि साहब मैं ये चाहता हूं। तो सोशल मीडिया तो एक जन जन से जुड़ी, मतलब ये कहता नहीं जन जन का अभियान, इसका अगर इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल के आएंगे। और रही बात अमेरिका की और चीन की और बाकी राष्ट्रों की, तो ये मैं आपको बताऊं कि किसी भी तरीके से जो भी देश तानाशाही की ओर जा रहे हैं, जो भी देश अपने यहां तानाशाही को बढ़ावा देना चाहते हैं, वही सिर्फ इस पे रोक लगाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश
या लगाया तभी जाता है जब कोई देश तानाशाही की तरफ बढ़ता है। सवाल सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने का दावा करने वाले उस समाज से है, उस सरकार से है, जहां 125 करोड़ हिंदुस्तानी बेबाक अपनी अभिव्यक्ति को रखना चाहते हैं। नमस्कार।